नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। विजयादशमी की आप सभी को के न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का यूपी दौरा। आज मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम धामी। सीएम धामी ने दी यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की अनुमति। कहा, निष्पक्षता से होगी जांच। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 अक्टूबर की परीक्षा स्थगित की। 12 को होने वाली परीक्षाओं पर भी संशय। आधी रात से 17 दिन तक बंद रहेगी ऊपरी गंग नहर। केवल गंगा आरती के लिए छोड़ा जाएगा जल। 52 निकायों में 115 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू। सीएम ने 15,600 नए आवासों का लोकार्पण भी किया। हरिद्वार के जिला अस्पताल में प्रसव कराने से इनकार करने वाली डॉक्टर की सेवाएं समाप्त। सीएमओ ने की कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां महिला अस्पताल में एक प्रसूता महिला को भर्ती करने से मना कर दिया गया, जिसके चलते महिला ने अस्पताल के फर्श पर ही बच्चे को जन्म दिया। इस गंभीर लापरवाही की घटना के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया है। मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला जलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने समय रहते पुतला कब्जे में ले लिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण एक महिला और उसके नवजात की जान खतरे में पड़ गई। डॉक्टर सलूनी पर विशेष रूप से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने मरीज को भर्ती करने से इनकार किया। विपक्ष ने मांग की है कि दोषी डॉक्टर और संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस मामले ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां युवा लेखक मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने कम उम्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उनकी हाल ही प्रकाशित साइंस फिक्शन थ्रिलर पुस्तक द ऑक्सीजन काउंटडाउन अमेज़न पर हॉट सेलर बन चुकी है। केवल 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले मानवेंद्र की ये पुस्तक पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर विषय में रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है। किताब का भव्य विमोचन समारोह गरिमामय माहौल में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और युवाओं की उपस्थिति रही। लेखक ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति का संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ये पुस्तक पाठकों को सोचने और जागरूक होने की प्रेरणा देती है। धात एनजीओ के अध्यक्ष रविकांत राजू ने मानवेंद्र के प्रयास की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि लेखक ने पुस्तक से होने वाली आय का 25% हिस्सा समाज सेवा के लिए उनके संगठन को समर्पित करने का फैसला लिया है। आपका नाम द ऑक्सीजन काउंटडाउन काफ़ी स्ट्रेटेजिक जो इसमें हमने रिसर्च करी थी उसको दर्शाता है। जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के इस दुनिया में क्या ही है, हर चीज़ ऑक्सीजन डिमांड करती है। और जब हम देखते हैं कि पर्यावरण में इतने डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, प्लास्टिक प्रोडक्शन इतना हो रहा है एंड वेरियस अलाइड एक्टिविटीज़, इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो काउंट डाउन है वो बढ़ते जा रहा है और जो ऑक्सीजन का काउंट डाउन है वो गिरते जा रहा है। ऑक्सीजन काउंट डाउन यही दर्शाता है कि कैसे इंसान को अपनी ग्रीड को काबू में करना चाहिए और अपने एथिक्स पे रिवर्क करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आपने शॉर्ट नोटिस में हमारी बात को स्वीकार किया और यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
जैसा कि धात संस्था का मैं फाउंडर हूँ और 2015 से हमारी ये संस्था चल रही है और अंडर प्रिविलेज जो भी बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन पे, उनके टैलेंट पे काम कर रही है। धात का फुल फॉर्म भी है डेवलपमेंट ऑफ हिडन एंड एमेच्योर टैलेंट। गांव देहात में जो छुपी प्रतिभाएं होती हैं उनको एक मंच देने का काम हमारी संस्था कर रही है। और हमारे साथ केवल हमारे मेंबर ही नहीं बल्कि ऐसे युवा साथी जैसे मानवेंद्र बिष्ट हैं जो स्टोरी राइटर हैं, उभरते हुए राइटर यहाँ हमारे उत्तराखंड के हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने नवंबर 15 और 16 को हल्द्वानी में जो मेडिकल कॉलेज का ऑडिटोरियम है वहाँ पर एक कंपटीशन लॉन्च किया है। आगे बढ़ते खबरों में, कानपुर के रावतपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद बैनर विवाद का असर धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीती रात देहरादून के पटेल नगर में सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर युवक द्वारा गलत टिप्पणी के कारण हजारों की संख्या में कुछ अराजक तत्व एकत्रित हो गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। वहीं प्रदर्शन जब धीरे धीरे अलग दिशा में जाने लगा तभी दून पुलिस ने कमान संभाली और मौके पर व्यवस्था को संभाला। पुलिस ने कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की साफ चेतावनी है कि कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय पर चिंता जताई है और अराजक तत्वों पर कार्य निर्देश भी दिए हैं। धामी ने कहा कि यह हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान अशांति और गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से एक जानबूझकर की गई साजिश है। इसके पीछे वो शक्तियां हैं जो भारत को मजबूत होते नहीं देख सकती। जो लोग पीएम मोदी की मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प में विकास को पचा नहीं पा रहे, अगर आप किसी से जुड़े हैं तो आपको उनके नाम की तख्ती लेकर घूमने का अधिकार किसने दिया? अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं तो वो सम्मान तभी सच्चा है जब वो आपके व्यवहार में झलकता है और इस तरह की अराजकता इस धरती पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति। दंगाई कोई भी हो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी और ये बहुत सख्ती से किया जाएगा। देखिए, ये केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। एक पोस्ट कल सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पोस्ट के कमेंट किए गए था और उस पर जो है काउंटर कमेंट में जो है एक 11वीं क्लास का पढ़ने वाला छात्र था, उसके द्वारा उसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। चूँकि संज्ञान में आते ही हमारी सोशल मीडिया टीम द्वारा इसको तत्काल उसको लड़के को ट्रेस किया गया था और उसको हिरासत में लेने के बाद उसकी जानकारी पूरी की गई थी और उसके द्वारा उस आपत्तिजनक पोस्ट को पुलिस द्वारा हटवाया भी गया। प्रदेश की आबो हवा को खराब करने वाले इस तरह के किसी भी समुदाय पर आखिर कब तक कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन ऐसे समूहों को समर्थन करने की बात कहीं कहीं राजनीतिक को ही कहा जाता है। ऐसे में देश हित की बात करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात को समझना होगा, वोटों की राजनीति के साथ प्रदेश हित को भी एक साथ खड़े हो, जिसके चलते सरकार सहित सभी सक्रिय पार्टियों ने इसका विरोध किया है। साथ ही प्रदेश की आबोहवा खराब होने की बात भी की है, जिसका जिम्मेदार भाजपा को ही बताया है। गाँव में जहर घोलने का जो कोई भी प्रयास कर रहा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए और कहीं ना कहीं ये शुरुआत तो स्वयं भाजपा ने की है। आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 4 साल का कार्यकाल देखिए, आखिर वो कौन है जो लगातार थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, नकल जिहाद का बात कर रहा है। तो जिहाद का जिसको अर्थ नहीं पता, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, लगातार ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की जो अवधारणा रही है अपने राज्य स्थापना की, वो एक शांतिप्रिय और एक शांतवादियों के राज्य के लिए थी। लेकिन वर्तमान से जो राष्ट्रीय दलों का जो चरित्र है और उनकी जो राजनीति इतनी गिर गई है कि वो अपने राजनीतिक अपना राजनीतिक एजेंडा बढ़ाने के लिए जो दंगा फैलाते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो धर्मवाद की राजनीति करते हैं। कि मोहम्मद का नाम लेना गुनाह हो अथवा नहीं हो, लेकिन इसमें जिस प्रकार से उनकी मानसिकता है, पुलिस पर पथराव करना और पुलिस को गालियां देना और अन्य आमजनों को तंग करना, वो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अपने अपने मजहब के अनुरूप पूजा पाठ पद्धति करने की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन उसके आड़ में किसी अन्य को परेशान किया जाए ये कदापि उचित नहीं है। इस घटना के संबंध में आईएसबीटी चौकी इंचार्ज हर्ष अरोड़ा की तहरीर के आधार पर कोतवाली पटेल नगर में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद पुलिस भीड़ में शामिल उन लोगों को तलाश रही है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध भी जताया है। सवाल सिर्फ यही है कि प्रदेश में इस तरह के प्रदर्शन आखिर कौन करा रहा है, कौन देवभूमि की शांत हवाओं में नफरत का जहर घोल रहा है, जो अब सिर्फ जांच का विषय पर टिका है। अगर जल्द इसका पता कर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में इसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आगे बढ़ते खबरों में मसूरी मुजफ्फरनगर बवाल को लेकर विभिन्न जन संगठनों व राजनीतिक दलों ने चौखान पाटा में धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान मुजफ्फरनगर बवाल में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को दंडित करने की मांग की गई है। वक्ताओं ने कहा कि मुजफ्फरनगर बवाल के दोषियों को आज तक सजा नहीं दी गई, जो कि सरकार के लिए डूब भरने की बात है। वहीं सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में 3 अक्टूबर की शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। धरने में वक्ताओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, खनन कारोबार तथा लद्दाख में पृथक राज्य की मांग को लेकर संघर्षरत वैज्ञानिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। बनाने के लिए अपनी शहादत दी थी। आज अगर वो देख रहे होंगे, उनकी आत्माएं बिलख रही होंगी कि हमने कैसा राज्य चाहा था और कैसा राज्य बन गया है। क्या उनके सपनों का राज्य बना? नगर कांड को हम हमारी पर्वतीय अस्मिता के पर प्रहार मानते हैं और एक जो डिमांड थी हमारी राज्य की, और राज्य तो आपने बनाया, लेकिन उससे पहले हमें कई शहादतों से गुजरना पड़ा, जिसका हमें आज भी बहुत दुख है। और इसके साथ ही दुख ये भी है कि हमारा शासन या हमारा न्यायपालिका उन गुनाहगारों को आज तक दंडित नहीं कर पाएंगे। देखिए, मुजफ्फरनगर कांड इतिहास का वो काला अध्याय है। जब लोग अपनी मांग करने दिल्ली दरबार जा रहे थे तो हमारे लोगों के साथ जुल्म हुई, जाती हुई, महिला का सा बलात्कार हुआ, उनकी हत्याएं की गई, उन पर झूठे मुकदमे कायम किए। लेकिन अफसोस ये है कि आज तक भी ये जो सरकारें हैं उन्होंने किसी के साथ न्याय नहीं किया। वो अनंत कुमार सिंह, वो बुआ सिंह और उसके जो राजनीतिक जो आका थे, उनको कोई दंड नहीं किया गया। तो ये लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है और हम उत्तराखंडी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं और लगातार हमारे मन में मुजफ्फरनगर, खटीमा, मसूरी कांड की शहादतें याद आती हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। भाजपा की नई कार्यकारिणी बनने के बाद सभी नवनियुक्त पदाधिकारी अपने अपने कामों को पूरा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुचि भट्ट ने भी धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश में महिला मोर्चा अभी 50% है, जिनकी जिम्मेदारी लेना उनके लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो महिलाओं तक नई योजनाओं, सशक्त कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए हमेशा मेहनती रहेंगी और आने वाले 2027 के चुनावों में भी महिला मोर्चा काम करेगी। महिलाओं को जोड़कर एक टीम के माध्यम में घर घर जागरूक किया जाएगा। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि हमारे प्रदेश में महिला मोर्चा 50% है, तो उनकी जिम्मेदारी लेना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इस टेन्योर का मेरी खास बात ये रहेगी कि महिला मेरे लिए प्राथमिकता
के तौर पे उनके लिए जो योजनाएं, उनके लिए जो कार्यक्रम, उनको सशक्त करने के लिए जो सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो मोदी जी द्वारा हों, चाहे माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा हों, उन तक जन जन तक ये योजनाएं पहुँचें और वो लोग इस योजनाओं का लाभ उठाएं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी रोड मैप उनके लिए भी तैयार किया, वो उस पर हम लोग काम करेंगे। और अब खबर देहरादून से है, जहां हमेशा की तरह इस बार भी अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक पर्व दशहरा धूमधाम से मनाया जाएगा। यहां राजधानी में बीते करीब 77 सालों से परेड ग्राउंड मैदान पर दशहरा मेला आयोजित होता है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने परेड ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। दशहरा मेला कमेटी के अध्यक्ष संतोख सिंह नागपाल ने बताया कि हमेशा की तरह बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी भव्यता से मेला आयोजित करा रही है, इसलिए इस साल रावण के पुतले की लंबाई बढ़ाकर 121 फीट ऊंची कर दी गई है। इसी तरह मेघनाथ 70 और कुंभकर्ण का पुतला 75 फीट ऊंचा तैयार कराया गया है। इसके अलावा भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो बैंड धुनों के साथ गंतव्य की ओर बढ़ेगी। एक बैंड जहां नासिक से बुलाया गया है, वहीं दूसरा पंजाब से यहां पहुंच रहा है। मेले को भव्यता प्रदान करने के लिए इस बार 20 से 25 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। पर मनाया जाए, तो उसी के दृष्टिगत जो हमारा प्रतिवर्ष की तरह यहाँ परेड ग्राउंड में जो है दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ रावण वगैरह के पुतले भी यहाँ पे उनका जो है जलाया जाएगा। तो इसी के दृष्टिगत जो हमारे रामलीला और दशहरा कमेटी के जो नुमाइंदे थे, उनके साथ अभी मीटिंग हुई है और विस्तार से चर्चा की गई है। पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये दशहरा महोत्सव, ये हमारी दशहरा कमेटी दशहरा महोत्सव पिछले 78 वर्षों से मनाती है। इस साल भी बड़ी धूमधाम से ये दशहरा पर्व मनाने की तैयारी है और इस बिरादरी के और इस दशहरे के संस्थापक हमारे सेठ लक्ष्मण दास विरमानी जी रहे, जिनकी बदौलत आज मैं 15वीं बार यहाँ पर प्रधान बन के सेवा का मौका मिलेंगे। आगे बढ़ते खबरों में, लक्सर में एक मेडिकल स्टोर के सामने दो युवक गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें मुंडाखेड़ा और सुल्तानपुर के रहने वाले युवक शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश थी, जो मारपीट का कारण बनी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया और पुलिस को तहरीर दी। लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से मामले की तहरीर दी गई है, जिसकी जांच भी की जा रही है। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के हर जिले में सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में आयोजित होने वाले सहभागिता मेले को लेकर सहकारिता से हस्तशिल्प संरक्षण थीम पर आधारित 7 दिन सहकारी का मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 3 अक्टूबर यानी कल से शुरू होगा और 10 अक्टूबर तक चलेगा। इस मेले में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अलग अलग दिनों में प्रतिभाग करेंगे। सर आपको अवगत कराना चाहूँगा, अल्मोड़ा राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में, सहकारिता विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आदरणीय हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में और सहकारिता विभाग द्वारा दिए गए सहकारिता की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए और स्थानीय उत्पादों की को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश के जिला जनपदों में सहकारी मेले का आयोजन किया जा रहा है।
आगे बढ़ते खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा को सफल बनाने के लिए बागेश्वर जिले की जिला पंचायत के अध्यक्ष शोभा आर्य और अपर मुख्य अधिकारी अनिल जोशी द्वारा बागेश्वर जिले अंतर्गत तीनों ब्लॉकों में आने वाले ग्रामीण बाजार रीमा, गागरी गोल, कांता शामा और काफली गैर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार ये कार्यक्रम बागेश्वर जिले में बड़े स्तर पर जिला पंचायत के स्तर से चलाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा 2025 में जिला पंचायत द्वारा जिले की ग्रामीण बाजारों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कौसानी, देवनाई, डंगोली, सामा, कांडा, रीमा, गागरी गोल ये स्थल चयनित किए गए। 26 तारीख को हमने जो है गागरी गोल में सामूहिक स्वच्छता अभियान भी चलाया था। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय और जो आम जन थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उनके द्वारा भी इसमें जो है प्रतिभाग किया गया था। और जो हमारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलने वाला है और उसके संबंध में आप सबको जानकारी होगी क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है। पूरे मेरा तो बागेश्वर जनपद आता है और हम लोगों ने सबसे पहले सेवा पखवाड़ा का अभियान चलाया। आगे बढ़ते खबरों में हरिद्वार के महिला अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मजदूर की गर्भवती पत्नी को भर्ती करने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद उसने अस्पताल परिसर में फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने महिला को बाहर निकालते हुए कहा कि यहां डिलीवरी नहीं होगी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला दर्द से करा रही है और अस्पताल स्टाफ दर्शक बना खड़ा है। आशा वर्कर ने आरोप लगाया कि स्टाफ ने ना कोई मदद की और ना ही सफाई की जिम्मेदारी ली। वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने की कोशिश भी की गई। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं सीएमओ आरके सिंह ने इसे आशा वर्कर की साजिश बताया और कहा कि महिला को रात में एडमिट किया गया था, डिलीवरी अस्पताल में ही हुई। पूरे मामले की जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। मैंने बाहर निकाल दिया, दीवार का लगे बैठ गई तो मैं नहीं देखा। आशा दीदी देखी, मैं अंदर जाके बैठे थे। वो तो बाद में यहाँ बाहर में मेरे बहू बैठी थी तो मेरे पता चला जी। तो यहाँ बैठ के मैं एकदम मुंह लाल हो गई। इतना ज्यादा दर्द था जो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द था। तो फिर हम लोग उठा कर ले गया उसी बिस्तर पर। मैंने महिला चिकित्सालय से पता किया है और इसको मैं लिखित रूप से मंगवा भी रहा हूँ। इसमें मेरे महिला थी, वो 9:30 बजे के आसपास लगभग आई थी और उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी। ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता में थोड़ा सा संदेह नजर आता है। नहीं, कोई भी ऐसी सूचना अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, उसमें ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। 100% कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को मैंने भेजा हुआ है और इसकी रिपोर्ट मंगाने के लिए लिखित रूप से इनकी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।